हाय फ्रेंड्स। हम जानते हैं काफ़ी देर हो चुकी है, बट कुछ फैमिली कमिटमेंट की वजह से हम ये वीडियो काफ़ी देर से बना नहीं पाए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो हमारी वीडियो इसी बारे में है, यूएस लूजेस अफगानिस्तान टू तालिबान। तो देखिए, इसके बारे में हम आपको बैकग्राउंड देते हैं। तो सबसे पहले ये जो इमेज आप सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही हॉरिफिक और हॉरेंडिस इमेज है, जो आप में से बहुत सारे, या आप बोलो कि 100% लोगों ने ही देखी होगी। ये 9/11 की इमेजेस हैं, जब अल-कायदा बैक टेररिस्ट ने यूएस में हमला किया था, जिसे मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा टेररिस्ट हमला भी कहा जाता है। तो फ्राइडे 11 सितंबर 2001 को हुआ था डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक, जब 4 यूएस सिविलियन एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया गया था 19 अल-कायदा के टेररिस्ट के द्वारा। उनमें से 2 प्लेन्स को क्रैश किया गया था ट्विन टावर्स में, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स में थे, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में, और 110 मंजिला बिल्डिंग भरभरा के नीचे गिर गई थी। एक प्लेन क्रैश हुआ था पेंटागन, वर्जीनिया में, जहां पर यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। और जबकि जो चौथा लास्ट प्लेन था, वो क्रैश हुआ था एक फील्ड में पेंसिल्वेनिया में, जब जो फ्लाइट में जो पैसेंजर्स थे और टेररिस्ट थे उनमें हाथापाई हुई, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका था कि अब ये टेररिस्ट इस प्लेन को कहीं पे क्रैश करेंगे, तो इससे पहले हाथापाई में प्लेन क्रैश हो गया किसी फील्ड में ही। 16 सितंबर 2001 को यूएस के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज बुश, उन्होंने जब एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था क्रूसेड ऑन टेररिज्म। हालांकि बाद में जो यूएस के जो प्रेसिडेंट ऑफिस रहता है, उन्होंने बाद में क्लियर किया था कि उस समय जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने फ्लो फ्लो में क्रूसेड बोल दिया, हालांकि ये उनका मतलब क्रूसेड नहीं था, ये वॉर ऑन टेरर था। तो वो आपको बताते हैं कि क्रूसेड ऑन टेररिज्म को इतना ज्यादा हाइप क्यों मिला और इतना हाईलाइट क्यों किया हमने क्रूसेड को। क्रूसेड जो था वो एक लैटिन वर्ड है, जो रिलीजियस वॉर्स हुए थे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में। तो इसलिए जब उन्होंने क्रूसेड डिक्लेयर किया, तो लोगों को लगा कि दोबारा से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में वॉर है, और इसलिए बाद में क्लैरिफाई किया गया कि ये क्रूसेड नहीं है, ये जस्ट वॉर ऑन टेररिज्म है, वॉर ऑन इस्लाम नहीं है। 20 सितंबर 2001 को एक टेलीवाइज एड्रेस के दौरान, जब जहां पे कांग्रेस यानी कि उनकी जो सेनेट रहती है या संसद, उनके एक ज्वाइंट सेशन में जॉर्ज बुश ने कहा कि हमारा वॉर ऑन टेरर यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू होती है अल कायदा के खिलाफ शुरुआत में, पर ये वहीं पर अंत नहीं होगी, और ये तब तक अंत नहीं होगी जब तक हर एक टेररिस्ट ग्रुप जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं उनका सफाया नहीं किया जा सकता। हालांकि ये गोल कभी पूरा नहीं हो पाया। अब बात करते हैं वॉर की। जो ये वॉर है, इसने यूएस को कॉस्ट किए हैं 20 साल, 22,000 मिलिट्री कैजुअलिटीज, जिसमें से 2400 जो फेटेलिटीज हैं वो अफगानिस्तान में हुई है। फेटेलिटीज यानी कि डेथ। यूएस कांग्रेस ने अप्रोप्रिएट करा है अप्रोक्सीमेटली $144 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन होगी लोगों की, उसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज होगी उन सब का खर्चा मिला के उनके अनुसार लगभग $144 बिलियन का खर्चा आएगा। लगभग 2,41,000 अफगान सिविलियंस की मौत हुई है जब से लड़ाई शुरू हुई है। 3,846 यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स मारे गए हैं अफगानिस्तान में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या हैं। जिस तरह से आर्मी होती है, उस तरह में यूएस में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, जो कि प्राइवेट एक तरह से मिलिशिया भी नहीं बोल सकते, बट वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो पैसा लेके जाते हैं लड़ाई करने के लिए। तो 3,846 यूएस कॉन्ट्रैक्टर मारे गए हैं, 1144 मेंबर मारे गए हैं नेटो और बाकी स्टेट के, और 51,191 तालिबानी फाइटर्स भी मारे जा चुके हैं। 444 एड वर्कर मारे जा चुके हैं, 72 जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत की भी एक जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हुई थी वहां पे, जब तालिबानियों ने बेरहमी से मारा था, और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को भी म्यूटिलेट किया गया था गाड़ी के साथ घसीट घसीट के। उसके अलावा एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डायरेक्ट अफगानिस्तान और इराक वॉर जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको डेट फाइनेंस किया है लगभग लगभग $2 ट्रिलियन। ये 2020 के डेटा था। 2021 आते आते ये डेटा और बढ़ चुका है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च से पता चला है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है इस वॉर को फाइनेंस करने में, वो हो सकती है अप टू 6.5 ट्रिलियन 2050 तक। तो देखिए कि यहाँ पे क्या गलत हुआ, जिसकी वजह से यूएस अफगानिस्तान में इतनी बुरी तरह से यूएस को हारना पड़ा। तो सबसे पहला था कि उन्होंने अपने पार्टनर्स जो थे वो प्रॉपरली चूज नहीं किए, क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, और अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड होने की वजह से उनके पास ऑप्शन बचते थे ईरान, उसके अलावा रशिया, और उसके साथ पाकिस्तान। तो यूएस के ईरान के साथ ऑलरेडी लिंक्स अच्छे नहीं थे, और रशिया के थ्रू होते उन्हें किर्गिस्तान वगैरह में जाना पड़ता, तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू जाना चूज किया।
और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो जो कुछ मेजर रीजन थे जिनकी वजह से वो वॉर टाइमली खत्म नहीं कर पाए और उन्हें एक शेमफुल एग्जिट का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो ये थी कि उन्होंने वॉर को एंटर किया था अलकायदा के समाप्ति के लिए और ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो जब वो ओसामा बिन लादेन को मार दिया उन्होंने, पाकिस्तान, हालांकि उन्हें अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया, तो जब उन्हें मारा गया उसी समय यूएस को एग्जिट कर देना चाहिए था। इसके अलावा जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए उनका रिजल्ट काफी ज्यादा मैटर किया, क्योंकि जो ट्रम्प थे रिपब्लिकन, वो काफी ज्यादा नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट वाले थे, और जबकि जो बाइडेन है वो लिबरल वैल्यूज को लेकर चलते हैं और उन्हें अपने बाकी सिर्फ यूएस को नहीं देखना था, उन्हें ग्लोबल इंटरेस्ट को देखते हुए वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करने की ट्राई किया। इसके अलावा जो यूएस में था, यूएस सिटीजन जो थे वो काफी ज्यादा तंग आ चुके थे कि इतनी देर से ये लड़ाई चली जा रही है और इस जो टेरर का जो कॉस्ट है वो अमेरिकन एक्सचेकर में पड़ रहा है, यानी कि इस जो वॉर है इसको फाइनेंस किया जा रहा था अमेरिका के लोगों पे टैक्स लगा लगा के, इसलिए लोगों को ज्यादा गुस्सा था। इसके अलावा कोई वायबल लीडरशिप नहीं थी अफगानिस्तान में जो कि लीड कर सके, क्योंकि आपको पता ही है अशरफ गनी का सीन सबको पता है कि वो वहां पे गाड़ियां भर भर के पैसे लेके वहां से भागे हैं, चाहे बाद में वो कोई भी रीजन दे दे कि वो इसलिए भागे कि नहीं तो उनको भी मार दिया जाता, बट एक वायबल लीडरशिप नहीं थी जो कि रिटेलिएट करती, जो रेजिस्टेंस शो करती। इसके अलावा लोकल पॉपुलेशन का भी जो था सपोर्ट वो इतना ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनके अनुसार जो अफगान गवर्नमेंट है वो एक पपेट गवर्नमेंट थी यूएस गवर्नमेंट की। लोकल जो पॉपुलेशन है उनकी एक काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि उनको इस्लामिक शरिया लॉज के अकॉर्डिंग ही रहना है। देखिए अब यहाँ पे हो सकता है ये चीज कई लोगों को ऑफेंड भी करे, बट ये हमारा पर्सनल व्यू नहीं है, ये है एज पर द पीईडब्ल्यू रिसर्च। इसके अनुसार 99% से ज्यादा लोगों ने, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, उन्होंने प्रेफर किया कि वो प्री तालिबान एरा में जाना चाहते हैं और इस्लामिक शरिया लॉज के अकॉर्डिंग ही रहना चाहते हैं, यानी कि उन्हें डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। जितने भी मुस्लिम लोग थे वो चाहते थे कि शरिया के अकॉर्डिंग उन पे उनकी वहां पे रूल हो। उसके अलावा जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो उन पे सपोर्ट करते थे, और सबसे बड़ी चीज, तालिबान को बैकिंग थी चाइना, पाकिस्तान, रशिया और ईरान की। तो यहाँ पे ये चीज आपको बहुत शॉकिंग लगेगा इसमें रशिया, क्योंकि रशिया इनिशियली सबसे पहले जब उसने यूएस में, जिसने अफगानिस्तान में लड़ाई की थी, वो सबसे पहले रशिया ही था जो उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बचाने के लिए लड़ रहा था। हालांकि बाद में यूएस के आने के बाद सारा सीन खराब हो गया, उस टाइम पे यूएस ने आके मुजाहिद की हेल्प करी थी रशिया को बाहर भेजने में। आज रशिया ने अपना बदला पूरा कर लिया, तालिबान की हेल्प करके यूएस को बाहर भेज दिया। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, ये देखिए ये एक आर्टिकल है ओपी इंडिया का, यहाँ पे बता रहे हैं कि 99% पीपल इन अफगानिस्तान फेवर मेकिंग शरिया द लॉ ऑफ लैंड, मोस्ट फेवर कॉर्पोरल पेनल्टीज, प्री तालिबान पीईडब्ल्यू रिसर्च शोज। यानी कि प्री तालिबान, यानी कि अभी जो 15 अगस्त को तालिबान का राज स्थापित था उससे पहले की ये जो सर्वे हुआ था पीईडब्ल्यू का, जिस टाइम पे अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे 99% लोगों ने फेवर किया कि शरिया को ही लॉ ऑफ द लैंड बनाया जाए। हालांकि ये रिपोर्ट भी काफी ज्यादा अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल है, अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी सारे लोग ये भी प्रेफर करते थे कि लोगों को सुसाइड बॉम्बिंग भी कर सकते हैं इस्लाम की प्रोटेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं वॉर बूटी लेफ्ट बिहाइंड। देखिए अब आपको पता है कि यूएस 20 साल से वहां पर रह रहे थे, तो उन्होंने वहां पे काफी सारे अपने वेपनरीज थी, अपने बेसिस बना के रखे हुए थे, और जब वो वहां से हौच पौच तरीके में भागे हैं तो उनका काफी सारा सामान, लगभग 20 बिलियन डॉलर के वेपन्स और बाकी एसेट वहां पे रह चुके हैं। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो है जेवलिन मिसाइल सिस्टम। जेवलिन मिसाइल सिस्टम एक मैन पैड है जो कि लॉक एंड फॉरगेट है। यहाँ पे एक बंदा, एक जैसे कि आप रॉकेट लॉन्चर समझ लीजिए, तो उससे ये एंटी टैंक मिसाइल को भी बंदा फायर करेगा, और उसके बाद लॉक एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार उसे निशाना लेके उसे एम करके उसको फायर करना है और उसके बाद वो अपना टारगेट खुद ढूंढ लेगा। और जेवलिन मिसाइल सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट और सॉर्ट आफ्टर मिसाइल सिस्टम है पूरी दुनिया में। और आप खुद सोच सकते हैं जब ये मिसाइल सिस्टम तालिबान के हाथ में जाएगा और वहां से पाकिस्तान के हाथ में जाएगा और चाइना के हाथ में जाएगा, तो ये इंडिया के लिए भी काफी खतरनाक है, पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए भी काफी खतरनाक है। उसके अलावा स्ट्राइकर मिलिट्री व्हीकल। स्ट्राइकर मिलिट्री व्हीकल दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री व्हीकल्स में से एक है जो ऑल टेरेन पे चल सकता है। ये 8 व्हील मिलिट्री व्हीकल है और ये पूरी तरह से माइन प्रोटेक्टेड भी है और बुलेट प्रूफ भी रहता है। तो ये भी काफी सारी क्वांटिटीज में अफगानिस्तान में छूट गए हैं स्ट्राइकर मिलिट्री व्हीकल। उसके अलावा एक और चीज जो छूटी है वो है F-15 जहाज का फ्लाइट सिमुलेटर। तो इसको कह रहे हैं कि ये शायद बहुत बड़ा कैच है अफगानिस्तान और तालिबान फोर्सेस के लिए,
क्योंकि F-15 फ्लाइट सिमुलेटर जब यूएस अपना वहां पे छोड़ के जाता है तो उनके पूरे F-15 की टेक्नोलॉजी और उनके पूरे उनको टेक्निक्स पता चल जाएंगी, और सिर्फ उनको नहीं, चाइना और पाकिस्तान को भी, और चाइना रिवर्स इंजीनियर करके अपने जहाज बना पाएगा। इसके अलावा है वहां पे रहेगी जो चीज उनमें है एक स्कैन ईगल यूएवी। स्कैन ईगल यूएवी यानी कि स्कैन ईगल अनआर्म्ड व्हीकल या ड्रोन, इस समय दुनिया के सबसे एडवांस स्कैनिंग ड्रोन में से आता है। ये प्रीडेटर ड्रोन की तरह नहीं है। प्रीडेटर ड्रोन यूएस के वो ड्रोन हैं जो हमला करते हैं। ये स्कैन ईगल यूएवी है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में जाके आपको इमेजेस प्रोवाइड करता है, और काफ़ी ज़्यादा इनकी रेंज रहती है इसके कैमरा की, जिसके कारण हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाती हैं इनके सैनिकों को, और उनको प्रिसाइज लोकेशन मिल जाती है। और ये स्कैन ईगल यूएवीज दुनिया के सबसे बेस्ट ड्रोन्स में आते हैं, और ये स्कैन ईगल यूएवीज भी यूएस वाले वहाँ पे छोड़ के आ चुके हैं। हालांकि स्कैन ईगल यूएवी के बारे में आपको ऑलरेडी बता दें कि 2012 में ईरान वालों ने एक यूएस का स्कैन ईगल यूएवी मार गिराया था, और उसके बाद उसको रिवर्स इंजीनियर करके अपना यासिर नाम से एक ड्रोन निकाला था। उसके अलावा उन्होंने छोड़े हैं MRAPs यानी कि माइन रेजिस्टेंस आर्मर प्रोटेक्टेड व्हीकल्स। तो ये देखिए, इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स, वेरियस हेलीकॉप्टर्स, जिसमें से MI-16, MI-35, ब्लैक हॉक। ये वर्टिकल का आपके सामने न्यूज आर्टिकल है जिसमें मेंशन है कि तालिबान कैप्चर्स अफगान हेलीकॉप्टर्स एज लेस यूएस पर्सन इवैक्यूएटेड। तो देखिए, टाइम्स ऑफ इसराइल का भी आर्टिकल है, तालिबान शो ऑफ यूएस मेड अफगान आर्मी हेलीकॉप्टर कैप्चर्ड एट कांधार एयरपोर्ट। इसके अलावा आप में से शायद काफी लोगों ने वो न्यूज भी देखी होगी कि जब एक इंडिया के द्वारा दिया हुआ MI-35 हेलीकॉप्टर जिसका रोटर ब्लेड मिसिंग था, उसके पास तालिबान के लड़ाके खड़े हुए थे। तो हालांकि ये मतलब श्योर नहीं है कि वो जिसका क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर का, जिसका रोटर ब्लेड मिसिंग था, वो अफगान फोर्सेस से हुआ था या तालिबान के द्वारा हुआ था, बट ये फॉर श्योर था कि वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उनको गिफ्ट किया गया एक हेलीकॉप्टर था अफगानिस्तान को, MI-35, वो भी तालिबान के कब्जे में है। इसके अलावा एक और चीज है, वो है क्रोज वेपन सिस्टम। तो जैसा आप ये देख रहे हैं हमवी व्हीकल है, इसके ऊपर ये जो टर्रेट लगी हुई है, ये है क्रोज वेपन सिस्टम। देखिए, इसको हम हाईलाइट करके आपको बताते हैं। देखिए, ये क्रोज वेपन सिस्टम है। इसका मतलब है कॉमन रिमोटली ऑपरेटेड वेपन सिस्टम। ये दुनिया के सबसे एडवांस वेपन सिस्टम में से एक है। आपने बिल्कुल सही सुना, दुनिया के सबसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम। इसमें ये रहता है कि ये किसी भी और मूविंग टारगेट को भी हिट कर सकता है और किसी भी स्टेशनरी टारगेट को भी हिट कर सकता है। और इसको चलाने के लिए जो इसका ऑपरेटर होगा वो अपने आर्मर्ड व्हीकल में बैठ के भी चला सकता है। आप सामने देख रहे हैं जिस तरह से गन लगी हुई है, तो जो इसका ऑपरेटर होगा वो गाड़ी के अंदर बैठ के इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकता है। इससे ये होगा कि उनके जानों का खतरा कम होगा, और जो उनके सामने वाला एनिमी होगा तो एनिमी के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्रोज वेपन सिस्टम भी बहुत ही खतरनाक है। तो आप सोच के देखिए, ये क्रोज वेपन सिस्टम अगर गलती से भी टेररिस्ट के हाथ लग जाए और वो उसको इंडिया में यूज करे तो उसे कितनी तबाही मच सकती है। इसके अलावा ये जो व्हीकल्स यूज किए जाते थे, जो यूएस के सिटीजन वहां पे रह रहे थे, क्योंकि वहां पे अगर 20 साल तक वो रहे तो लगभग 40,000 से ज्यादा यूएस के सिटीजन वहां पे थे, और वो सिटीजन वहां पे अपने रहने के लिए, कम्यूट करने के लिए, ऑफिस वगैरह जाने के लिए, तो जो व्हीकल्स यूज करते थे वो सारे व्हीकल्स का जत्था भी वहीं पे रह चुका है। अब देखिए, ये जो आपके सामने दो इमेजेस दिखाए जा रहे हैं, ये बहुत ही एक आइकॉनिक इमेजेस हैं। लेफ्ट साइड की आपकी जो इमेजेस है वो तब की है जब सैगॉन यानी कि वियतनाम से यूएस फोर्सेस गई थी, और राइट साइड वाली इमेज है अफगानिस्तान की। इन दोनों पिक्चर्स को कॉन्ट्रास्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस टाइम पे भी यूएस हार के गया था और इस टाइम पे भी यूएस हार के जा रहा है। तो उस टाइम पे भी चिनूक हेलीकॉप्टर था, इस टाइम पे भी चिनूक हेलीकॉप्टर पे ही जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि आगे फ्यूचर क्या रहेगा यूएस और उसके एलाइज के लिए। तो देखिए, ये हम आपको एक आर्टिकल दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिसमें कि बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस में दोनों जो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, उन दोनों के लॉ मेकर्स यानी कि उन दोनों के सांसद जो हैं वो एक मत होके अपना गुस्सा दिखा रहे हैं अगेंस्ट द अफगानिस्तान डिबैकल, यानी कि अफगानिस्तान विड्रॉल में जो डिबैकल हुआ है, जो यूएस की बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया में, उसके अगेंस्ट दोनों तरफ की पार्टीज इकट्ठी हो चुकी हैं। हालांकि जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और जिसमें लोग उन्होंने प्रेस से क्वेश्चंस लेने के बजाय सिर्फ ये बताया कि अफगानिस्तान डिबैकल के जिम्मेदार अफगान लोग हैं, अशरफ गनी हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी हैं समहाउ स्ट्रेंजली, तालिबान है, अफगान फोर्सेस हैं, बट खुद को भी उन्होंने कोई ब्लेम नहीं लिया और बोला कि हम वहां पे नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं गए थे, हम वहां पे यूएस इंटरेस्ट के लिए भी नहीं गए थे, तो किसी को समझ भी नहीं आया कि वो वहां पे गए क्यों थे।
इसके अलावा हम आपको ये दिखा रहे हैं द ग्लोब एंड द मेल का आर्टिकल, ये कैनेडियन न्यूज़पेपर है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यूएस और एलाइज के लिए ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो वहाँ पे जब, क्योंकि कनाडा की मिलिट्री ने भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सर्व किया, तो जो कैनेडियन मिलिट्री के जो वेटरन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि उनकी जो मेहनत थी वो वहाँ पे गए, इतनी देर अपनी फैमिली से दूर रहे, वहाँ पे जाके उनकी कैजुअलिटीज़ हुई, उनको लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हुई, और उसके बाद भी फाइनली रिजल्ट हुआ कि तालिबान ने अफगानिस्तान को रीटेक कर लिया। तो कैनेडियन जो मिलिट्री वेटरन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और इस चीज़ से गुस्से में थे। सिमिलर सिनेरियो था यूके में भी, जब यूके लॉ मेकर्स ने कंडेम किया अपने जो पीएम बोरिस जॉनसन को और यूएस के जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, अफगानिस्तान एग्जिट को लेकर। तो ये रॉयटर्स का आर्टिकल था। तो जैसे कि हमने बताया, ब्रिटेन के लगभग 4000 से ज़्यादा जो सोल्जर्स थे उनकी मौत हुई थी अफगान और इराक वॉर में, क्योंकि वो यूएस के साथ मिलकर लड़े थे। और यूके लॉ मेकर्स इसलिए कंडेम कर रहे हैं क्योंकि उनके जो सोल्जर्स थे उनका बलिदान उनको का कोई महत्व नहीं रह गया जब अफगानिस्तान दोबारा तालिबान के हाथों में पड़ गया। तो देखते हैं कि इस चीज़ से इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और फ्यूचर में इंडिया के पास क्या सिचुएशन रहेगी और क्या सिनेरियो होगा और इंडिया कैसे इफेक्टेड होगा इस चीज़ से, क्योंकि इस समय हर कोई सोशल मीडिया पे हर जगह यही बात कर रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और नेक्स्ट टारगेट उनका कश्मीर रहेगा। और काफ़ी सारे कई लोग जो हैं इंडिया में भी जो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेजम ले रहे हैं इस चीज़ से कि तालिबान अब कश्मीर पर अटैक करेगा और इंडिया को, कश्मीर को इंडिया से लिबरेट कर देगा। हालांकि ये उनकी मतलब डे ड्रीमिंग है, वेट ड्रीमिंग है, कुछ भी अपने बोल सकते हैं। तो देखिए था इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, तालिबान स्टॉप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये अगस्त 18 यानी कि कल का आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का। तो तालिबान ने पावर में आते सबसे पहले किया कि इंडिया के साथ जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट था उसको स्टॉप कर दिया। इसके अलावा एक और यह इंडिया टीवी का ये जो न्यूज़ ग्रैफ हमने लिया हुआ है, तालिबान क्लैरिफाइज इट्स पोजीशन ओवर कश्मीर। यानी कि तालिबान ने अपनी पोजीशन पे क्लैरिफाई करके बोल दिया कि जो कश्मीर का जो इशू है वो बायलैटरल है और ये इंडिया का इंटरनल इशू है और इसमें तालिबान कोई भी मीडिएट नहीं करेगा और ना ही कुछ इसको लेके ये कश्मीर जो है उनके एजेंडा में नहीं आता। हालांकि जो सोर्सेज है, जो लर्न सोर्सेज, वो बताते हैं कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जिन्होंने तालिबान को काफ़ी हद तक ट्रेन किया हुआ है, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड किए, मनी प्रोवाइड किया, वो परसुएट करेंगे कि तालिबान जो है वो कश्मीर इशू पे आके अपने लड़ाकों को भेजें। तो अगर आप लोग जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं और आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इंडियन पॉलिटिक्स और कश्मीर इशू को लेके, तो आपको पता होगा इनिशियली 90s में जब तालिबान, जब ये सोवियत वॉर चल रहा था, जब मुजाहिद काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे थे यूएसएसआर से, तो उस टाइम पे भारत के कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन लड़ाके आते थे। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब मुजाहिद सोवियत से जीत चुके थे। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में उज़्बेक लड़ाके भी मरते थे, सोमालिया के सोल्जर भी, सोमालिया के जो थे मिलिशिया वो भी मरते थे, क्योंकि उस टाइम पे उनके लिए ये था, वो जो मुजाहिद थे उस टाइम पे वो नई नई उनको जीत की खुशी मिली थी कि उन्होंने एक रशिया से सुपर पावर को हरा दिया। उसके बाद वो लोग कश्मीर में आए कि इस्लाम के लिए कश्मीर में से इंडिया से कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। हालांकि बाद में ऐसा कुछ हो नहीं पाया और आहिस्ता आहिस्ता करके जो फॉरेनर मर्सनरीज थे वो आना कम हो गए और सिर्फ लोकल टेररिस्ट बच गए और पाकिस्तान के जो द्वारा स्पॉन्सर टेररिस्ट थे वो बच गए। अभी की सिनेरियो में ये है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद जेएंडके में हालात काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हैं। आपने देखा होगा कि लोग भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में और लोग गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे स्टेट में तो इस समय सिर्फ गवर्नर का रूल है, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो सेंट्रल की काफ़ी ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस टाइम पे तालिबान के रिसरेक्ट होने से जो कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हाइज पे होगी कि उन्होंने एक तरह से अफगानिस्तान को हरा दिया। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक जनरल का इंटरव्यू आ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में ऐसा दिखाया जाएगा कि की आईएसआई ने यूएस को यूएस की हेल्प से हरा दिया। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि वो खुद से अग्री भी कर रहे हैं कि यूएस से पैसा लेने के बाद भी उन्होंने यूएस को हरा दिया। तो इन फ्यूचर काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, बट प्राइमरली जो सिचुएशन रहेगी वो रहेगी अफगान और अफगानिस्तान के लोगों के लिए। तो देखिए अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो फ्यूचर अहेड रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा डार्क रहेगा। वो दोबारा से एक तरह से बारबेरिक स्टोन एज में पहुंच चुके हैं। जैसे कि ये अटलांटिक का आर्टिकल है, तालिबान रिटर्न इज कैटास्ट्रॉफिक फॉर विमेन। यानी कि विमेन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा शेमफुल भी रहेगा, क्योंकि तालिबान
जाने जाते हैं एट्रोसिटीज कमिट करने के लिए, स्पेशली अगेंस्ट विमेन, क्योंकि वो चाहते हैं कि विमेन बिल्कुल इस्लामिक शरिया लॉ को फॉलो करें, और अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी होता है तो वो लोग उनको मारने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। एशिया पैसिफिक का आर्टिकल है, अफगान विमेन फोर्स्ड फ्रॉम बैंकिंग जॉब्स एट तालिबान टेक कंट्रोल। ये 15 अगस्त का आर्टिकल है, जिस टाइम पे तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया और उनके जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी वो भी वहां से भाग गए। तो ये उस दिन का आर्टिकल है। उस दिनों तालिबान ने एक नोटिस निकाला कि जितने भी जो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, बैंक्स वगैरह में जो जॉब करती हैं, वो सब बैंक में नहीं जाएंगे। उनके अलावा उनकी फैमिली के जो मेल मेंबर्स हैं, बीट हस्बैंड, फादर, उनके ब्रदर वगैरह, वो उनकी जॉब उनको दे दी जाएगी। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी पर्सन ने, आपकी फैमिली में कोई पर्सन है, उसने अपनी मेहनत से जॉब ऑन की है, कल को उसको बोल दी जाएगी कल से आप जॉब पे नहीं आएंगे, आपकी जगह आपके भाई बहन या आपके माता पिता पिता जॉब पे आएंगे, माता तो नहीं पर पिता जॉब पे आएंगे, तो उनके लिए कितने शर्म की बात रहेगी। तो देखिए, जैसे ये लेटेस्ट आर्टिकल आपके सामने है द वर्ल्ड का, तालिबान स्वीप थ्रू अफगानिस्तान इम्पेरलिंग गर्ल स्कूल। इसके नीचे हेडलाइन पड़ी है, व्हेन आई वॉक टू स्कूल आई टेक एवरी स्टेप विद इमेंस फियर एंड वरी, आई एम नॉट श्योर आई विल रिटर्न होम सेफली, सेड प्रिंसिपल लैलुमा खालकियार। तो ये एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा लिखी गई लाइनें हैं कि वो जब भी घर से निकलती हैं स्कूल जाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा डर में रहती हैं कि वो दोबारा घर पहुंच भी पाएंगी कि नहीं। तो आप खुद सोच के देख सकते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान को किस एज में लेके जाएगा। डार्क एज, स्टोन एज और बिल्कुल बारबेरियंस हैं वो। जो भी लोग उनकी सपोर्ट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग सबसे बड़े। अब हम यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करते कि वो लोग क्या हैं क्या नहीं है, बट इतना समझ के देखिए कि आप किसी भी जगह पे अगर आप रह रहे हैं, अगर आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जगह पर रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, और आप लोग ऐसी सोच को सपोर्ट करते हैं जहाँ पे लोगों को, इंडिविजुअलों को, खासकर विमेन को, जहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया में विमेन्स राइट की बात करते हैं और बोलते हैं कि विमेन्स आर परसिक्यूटेड अंडर इंडियन गवर्नमेंट, तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है, स्पेशली उन जगहों पे जिन चीज़ों की वो सपोर्ट करते हैं। आप लोग अभी अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको इंडिया में काफ़ी सारे तालिबान अपोलोजिस्ट मिल जाएंगे जो तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं, इवन कि उनकी प्रेज भी कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि इस्लामिक वहाँ पे लॉ कायम हो और वही इस्लामिक रूल पूरी दुनिया में रहेगा। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कोई नहीं है, बट कोई भी रिलीजन यहाँ पे एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, सब रिलीजन बराबर हैं। आप अपने रिलीजन को प्रमोट कीजिए, प्रोपेगेट कीजिए विद इन दी एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और बिना किसी दूसरे बंदे को ऑफेंड किए हुए, बिना उस बंदे के राइट्स उससे छीने हुए। इसके अलावा अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट करते हो, अपने रिलीजन के फॉलोअर से ही उनकी बेसिक डिग्निटी छीन लें, उनके लाइफ के राइट्स छीन लें, तो आप काफ़ी ज़्यादा खुद को रिलीजियस नहीं मान सकते। आप खुद को एक मोरॉन, एक बुफॉन या फिर एक फैनेटिक मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हम यहीं पे अंत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपको तालिबान की ओरिजिन के बारे में बताएं, जो कि आपके लिए भी काफ़ी शॉकिंग रहेगा ये जानना कि तालिबान की ओरिजिन आइडियोलॉजी कहाँ से हुई है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, क्योंकि एक चीज़ तो ये थी कि जब यूएसएसआर ने तालिबान से विड्रॉ किया, उसके 2 साल के भीतर भीतर ही यूएसएसआर का विघटन हो गया और सिर्फ रशिया बन गया उसके बाद। तो यूएस, कई लोग ऐसा स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि यूएस के विड्रॉल के बाद कहीं यूएस की हालत भी ऐसी ना हो। तो वो तो चलिए फ्यूचर की बात है। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।